हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी बाय जीसी लियोंग की। चैप्टर 17 को हमने पिछले पार्ट में स्टार्ट किया है, जो कि सवाना और सूडान क्लाइमेट के टाइप के बारे में बात करता है। और इसमें हम लोगों ने देखा कि इस तरीके का जो क्लाइमेट है, यानी कि सवाना या सूडान टाइप का जो क्लाइमेट है वो कहाँ पर पाया जाता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन हमने देखा। वहाँ पर कितनी रेनफॉल है, कितना टेम्परेचर वहाँ पर रहता है, टेम्परेचर का वेरिएशन कैसा रहता है साल में, किस समय गर्मी ज़्यादा होती है, किस समय सर्दी रहती है, वो हमने देखा। फिर हमने वहाँ पर कुछ विंड्स के बारे में भी पढ़ा था और हमने ये भी पढ़ा कि वहाँ पर किस तरीके की नेचुरल वेजिटेशन पाई जाती है। हमने देखा कि वहाँ पर टॉल ग्रासेस हैं, शॉर्ट ट्रीज़ होते हैं जो स्कैटर्ड फॉर्म में है, जो ट्रीज़ हैं वो डेसिडुअस हैं, काफ़ी ज़्यादा स्कैटर्ड फॉर्म में वो रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है हमने वो पिछले चैप्टर में या पिछले लेक्चर में बात करी है। आज हम लोग जो है थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, एनिमल लाइफ के बारे में बात करेंगे। ये देखेंगे कि यहाँ पर किस प्रकार के जानवर जो है वो पाए जाते हैं, एनिमल लाइफ कैसी है। और फिर थोड़ा सा ह्यूमन सेटलमेंट्स के बारे में, या मैंने आपको बताया था कि इसमें 2 ट्राइब्स के बारे में बात की है, तो उनमें से एक ट्राइब के बारे में जो है हम लोग आज देखेंगे और बाकी एक ट्राइब के बारे में जो है वो अगले लेक्चर में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पार्ट को। देखिए, एनिमल लाइफ ऑफ दी सवाना। सवाना की अगर हम बात करें और पर्टिकुलरली अफ्रीका की, अफ्रीका में मैंने आपको दिखाया था, हम बात कर रहे थे नाइजीरिया की, हम बात कर रहे थे सूडान की, है ना। वहाँ पर इज़ दी होम ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आपको जो है जंगली जानवर या वाइल्ड एनिमल्स देखने को मिल जाएंगे। इट इज़ नोन एज द बिग गेम कंट्री, इसको बिग गेम कंट्री के नाम से भी बोला जाता है। एंड थाउजेंड्स ऑफ एनिमल्स आर ट्रैप्ड और किल्ड ईच ईयर बाय पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। और इस जगह में, यानी कि जो ये अफ्रीका का कॉन्टिनेंट है, यहाँ पर बहुत सारे जानवर, या आप कह सकते हैं कि हज़ारों में जो जानवर हैं वो हर साल या तो पकड़े जाते हैं, मतलब ट्रैप किए जाते हैं, या फिर उनको मार दिया जाता है। और कौन मारता है? लोकल पीपल भी मार रहे हैं, और आप कह सकते हैं कि बाहर से पूरे दुनिया के लोग जो है वहाँ पर जाके इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं। एनिमल्स जो है उनको क्यों मारा जा रहा है? दे आर ट्रैक्ड डाउन फॉर देयर स्किन, मतलब उनकी जो खाल है उसके लिए। हॉर्न्स, हॉर्न्स मतलब जो उनके सींग वगैरह होते हैं उसके लिए। टस्क्स मतलब जो उनके दांत हैं, है ना। बोन्स मतलब हड्डियां, हेयर मतलब उनके बाल, और बाकी चीज़ों के लिए भी उनको या तो जिंदा पकड़ा जा रहा है एंड सेंट आउट ऑफ अफ्रीका एज जू एनिमल्स, है ना, या फिर अफ्रीका से बाहर भेज दिया जा रहा है जू की तरह, या फिर उनका इस्तेमाल लेबोरेटरी के स्पेसिमेन के लिए किया जा रहा है, या फिर उनको पेट्स के रूप में भी जो है, यानी पालतू जानवर के रूप में भी उनका यूज़ किया जा रहा है। There is such a wealth of animal life in Africa that many of the animal films that we see at the cinema are actually taken in the savannah। इसमें यह बोला जा रहा है कि यहाँ पर जो एनिमल लाइफ है वो इतनी ज़्यादा है, यानी कि यहाँ पर इतनी ज़्यादा स्पीशीज़ हैं, इतने ज़्यादा वाइल्ड एनिमल्स हैं कि हम जो भी मोस्ट ऑफ द एनिमल फिल्म्स देखते हैं, है ना, कहाँ पर, सिनेमा वगैरह में, तो वो सवाना से ही लिए जाते हैं। जैसे आप लोगों को अगर याद है, कुछ चैनल होते हैं, जैसे डिस्कवरी चैनल है ना, एक चैनल होता है नेशनल ज्योग्राफिक, एक चैनल है एनिमल प्लैनेट। तो उसमें इस तरीके की एनिमल फिल्म्स या एनिमल के ऊपर शॉर्ट मूवीज या डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह आती हैं, तो मोस्ट ऑफ दम जो है वो कहाँ पर शूट की जाती है? सवाना में ही की जाती है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स हैं। अब यहाँ पर जो एनिमल्स हैं वो मेनली 2 ग्रुप उनके कह सकते हैं हम, है ना। एक तो है ग्रास ईटिंग हर्बीवोरस, यानी कि घास खाने वाले हर्बीवोरस एनिमल्स, और दूसरे हो सकते हैं मांस खाने वाले कार्निवोरस, यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं कि शाकाहारी और मांसाहारी। जो हर्बीवोरस एनिमल्स हैं, दे आर ऑफन वेरी अलर्ट एंड मूव स्विफ्टली फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ ग्रीन पास्चर्स। जो हर्बीवोरस एनिमल्स हैं वो बहुत ज़्यादा कैसे हैं? अलर्ट हैं, मतलब चौकन्ने हैं। अब देखिए, ये आप एक तरीके से उनकी कैरेक्टरिस्टिक भी कह सकते हैं या मजबूरी भी कह सकते हैं। कैसे? क्योंकि एक ही जगह है, सपोज कर लीजिए, मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, एक जंगल है या एक जंगल का कोई छोटा सा एरिया है, वहां पर एक शेर है, एक टाइगर रह रहा है और एक डियर रह रहा है, यानी कि एक हिरन रह रहा है। अब हिरन के लिए तो मजबूरी है कि उसको चौकन्ना तो रहना ही पड़ेगा, अगर वो चौकन्ना नहीं रहेगा तो उसको शेर खा देगा। तो सिमिलर बात यही है कि यहाँ पर हर्बीवोरस एनिमल्स भी हैं, कार्निवोरस एनिमल्स भी हैं। तो हर्बीवोरस एनिमल्स जो है वो अलर्ट तो उनको रहना ही पड़ेगा, तो इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा अलर्ट है और एक जगह से दूसरी जगह वो जो है स्विफ्टली मूव करते हैं, बहुत अच्छे से मूव करते हैं। किसकी खोज में जाते हैं? वो ग्रीन पास्चर्स, यानी कि उनको ऐसे हरे खेत चाहिए जहां पर जाके वो क्या कर सकें? घास वगैरह खा सकें। दे आर एंडाउड विद ग्रेट स्पीड टू रन अवे फ्रॉम द सेवेज फ्लैश ईटर्स दैट आर ऑलवेज आफ्टर देम। और ये कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो ये हर्बीवोरस भी हैं, वो गाय वगैरह नहीं है, है ना, मतलब गाय वगैरह ऐसा जो है वो
ऐसे जंगलों में नहीं रहेगी। उनको हम अभी आगे जाके देखेंगे, कुछ ट्राइब्स वगैरह ने क्या कर रखा है, कैटल्स को डोमेस्टिकेट किया हुआ है, वो अपने अपने पर्पस के लिए उनको यूज कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो ये एनिमल्स की बात हो रही है वो कैसे है, उनके पास बहुत तेज स्पीड है, यानी कि वो बहुत तेज गति से क्या कर सकते हैं, दौड़ सकते हैं। और फिर वही बात, दौड़ना उनकी फिर से मजबूरी है, क्योंकि अदरवाइज जो ये मांसाहारी जानवर है, जो कार्निवोरस एनिमल्स हैं, वो इनको खा जाएंगे। वो हमेशा इनके पीछे पड़े रहते हैं और इनको खा जाएंगे। और इस तरीके की चीज़ें जो है आपने वही डिस्कवरी चैनल पे या नेशनल एनिमल, जो एनिमल प्लैनेट वगैरह चैनल आता है, उसमें देखा होगा। द लीफ एंड ग्रास ईटिंग एनिमल्स, यानी कि पत्ते खाने वाले और घास खाने वाले जानवरों में एक तो ज़ेब्रा है ना, ज़ेब्रा आपने देखा होगा। फिर एक एंटीलोप है। एंटीलोप जो है वो एक तरीके से डियर की ही एक प्रजाति है, यानी कि हिरन की एक प्रजाति है। जिराफ है ना, जिराफ है। डियर है, डियर तो आपका नॉर्मल जो डियर है वही है। फिर गजेल है, गजेल भी आपके एक तरीके से जो है ये सब डियर की ही प्रजातियां हैं। एलिफेंट मतलब हाथी है ना। और दूसरा है उकापी। उकापी भी एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जिराफ की एक प्रजाति है, और इसको जो है जेब्रा जिराफ भी बोला जाता है। जेब्रा जिराफ मतलब इसका जो पीछे का पोर्शन होता है दैट लुक्स लाइक अ जेब्रा। ठीक है, तो ये चीजें हैं। अब मैनी आर वेल कैमोफ्लाज्ड स्पीशीज एंड देयर प्रेजेंस अमंग्स्ट द टॉल ग्रीनिश ब्राउन ग्रास कैन नॉट बी इजिली डिटेक्टेड। कैमोफ्लाज का मतलब क्या होता है कि जब आप अपने बॉडी को इस तरीके से मतलब डिजाइन कर लें या इस तरीके से उसको रखें कि आप में और आपके जो पीछे बैकग्राउंड है उसमें कोई ज्यादा अंतर देखने को ना मिले। तो कैमोफ्लाज का एक बहुत बढ़िया एग्जांपल आप कह सकते हैं कि आपको इंडियन आर्मी में देखने को मिलेगा कि इंडियन आर्मी जो होती है वो अपने ड्रेस को इस तरीके से रखती है कि उसके ऊपर कुछ पत्ते वगैरह, कुछ झाड़ वगैरह लगा के भी रखते हैं, ताकि उनमें और उनका जो पीछे बैकग्राउंड है उसमें कोई भी अंतर देखने को नहीं मिलता। कैमोफ्लाजिंग बेसिकली इसलिए की जाती है ताकि आप अपने दुश्मन से अपने आप को क्या कर सके, छुपा सके, अपने आप को बचा सके। तो इसलिए वहां पर क्या है कि बहुत बड़ी बड़ी ग्रीनिश ब्राउन ग्रास है, यानी कि हरी और भूरी रंग की घास है, और वो भी काफी लंबी लंबी है। तो इस तरीके से वो उसमें कैमोफ्लाज तरीके से रहते हैं और वहां पर उनकी जो प्रेजेंस है वो दिख नहीं पाती है। जिराफ तो आपको पता ही है, इसकी क्या होती है, गर्दन जो है बहुत लंबी होती है। ठीक है, तो ये अपने एनिमीज को दूर से भी देख सकता है, ग्रेट डिस्टेंस अवे से भी ये अपने एनिमीज को देख सकता है। और एलिफेंट तो आपको पता ही है, हाथी तो इतना बड़ा है और स्ट्रांग भी है दैट फ्यू एनिमल्स विल वेंचर टू कम नियर इट। और बहुत ज्यादा एनिमल जो है वो हाथी के पास नहीं आते, क्योंकि उनको पता है कि हाथी बहुत बड़ा भी है और बहुत स्ट्रॉन्ग भी। अगर हाथी ने अपना एक पैर भी रख दिया तो छोटे मोटे जानवर तो जो है ऐसे ही दब जाएंगे, है ना। तो इसलिए हाथी के पास नहीं आते। और जिराफ जो है वो इसलिए थोड़ा सा बच जाता है क्योंकि उसकी गर्दन काफी लंबी है, तो वो अपने एनिमी को, अपने दुश्मन को जो है काफी दूर से ही देख सकता है। इट इज वेल इक्विप्ड विद टस्क एंड ट्रंक फॉर डिफेंस। ये किसकी बात हो रही है, हाथी की। ये हाथी के पास टस्क है, यानी कि बहुत बड़े दांत है, और ट्रंक है, यानी कि जो सूंड है, उससे भी वो अपना बचाव या अपना डिफेंस कर सकता है। अब कार्निवोरस एनिमल्स यहाँ पर क्या है, जैसे कि लायन है ना, लायन है, टाइगर है, लेपर्ड है, हाइना है, पैंथर, जैगुआर, जैकाल, लिंक्स एंड प्यूमा। इनके पास पावरफुल जॉज होते हैं। जॉज मतलब पंजे, है ना, बहुत ही मजबूत इनके पास पंजे होते हैं, और दांत तो है ही इनके पास। इससे ये क्या करते हैं, बाकी सारे एनिमल्स के ऊपर अटैक कर सकते हैं। इनका जो नेचुरल कलरिंग है लाइट येलोइश ब्राउन, है ना, लाइट, ये सारे के सारे जनरली ऐसे ही होते हैं, लाइट येलो ब्राउन कलर के होते हैं। टाइगर्स के पास क्या है, स्ट्रिप्स है। लेपर्ड के पास आपको पता है स्पॉट होता है ना। तो वो जो इनका टाउनी बैकग्राउंड है, सवाना का टाउनी, ये जो वर्ड बना है ये आपका बना है 10 कलर से। 10 कलर आपको पता है कि हल्का सा कैसा कलर होता है, अ काइंड ऑफ अ ब्राउनिश कलर, है ना। तो ब्राउनिश कलर से ये लगभग क्या होते हैं, ये भी थोड़ा सा छुप जाते हैं, मतलब एक तरीके से कैमोफ्लाजिंग ये भी कर पाते हैं। तो अब अच्छा, ये चीज आपको लग रही होगी कि हमने जैसे बोला कि हर्बीवोरस एनिमल तो छुपते हैं इनसे बचने के लिए कार्निवोरस से। ये कार्निवोरस क्यों छुपते हैं? अगर आपने कभी भी डिस्कवरी चैनल पर या एनिमल प्लैनेट पर, नेशनल ज्योग्राफिक पर अगर इस तरीके की कोई शॉर्ट प्रोग्राम या कुछ मूवी तरीके की देखी है, तो आपने देखा होगा कि शेर जब शिकार करता है या कोई भी ऐसा जानवर जो शिकारी है, जब भी वो किसी और जानवर का शिकार करता है तो वो पहले छुप के रहता है, और जैसे ही वो देखता है कि कोई हिरन आया या इस तरीके का कोई जानवर आया तो वो एकदम से भाग के उसके ऊपर शिकार करता है। तो वही जो एकदम से वो छुपे रहने वाला एक जो सीन है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये छुपने के लिए इस तरीके के बैकग्राउंड का यूज करते हैं। तो यही चीज यहाँ पर लिखी हुई है कि दे ऑफन हाइड देमसेल्व्स इन शेडी स्पॉट्स up in the branches and amidst the tall bushes, and many wild animals as well as hunters themselves are caught unawares in this manner, है ना। तो इसमें जो ये सारे के सारे जो हंटर्स वगैरह हैं उनको वो पता नहीं लग पाता, तो फिर वो इनको मतलब उल्टा जो है हंटर वगैरह के ऊपर हमला ये कर देते हैं।
Along the rivers and in marshy lakes are numerous species of reptiles and mammals. नदियों के पास या फिर जहां पर दलदल वाले इलाके हैं, मार्शी लेक्स वगैरह हैं, वहां पर रेप्टाइल्स और मैमल्स की कुछ प्रजातियां पाई जाती हैं, जैसे कि क्रोकोडाइल जो घड़ियाल वगैरह है, एलिगेटर भी इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ अ क्रोकोडाइल ओनली स्पीशीज होती है। मॉनिटर्स जो है दे आर द स्पीशीज ऑफ अ काइंड ऑफ लिजर्ड, जो छिपकली होती है उसका प्रकार है ना, जाइंट लिजर्ड, ये सारे के सारे हैं। टुगेदर विद दी लार्जर राइनोसरस, जो राइनोसरस है, दरियाई घोड़े वो यहाँ पर पाए जाते हैं, हिप्पोपोटामस जो है वो यहाँ पर पाए जाते हैं, है ना, गैंडे, दरियाई घोड़े, ये सब यहाँ पर पाए जाते हैं। इन सच एन एनिमल पैराडाइज देयर आर मेनी डाइवर्स स्पीशीज ऑफ बर्ड्स, स्नेक्स, बटरफ्लाइज, मॉथ्स एंड इंसेक्ट्स। तो यहाँ पर ये चीज़ें भी हैं। अब आप देखिए कि यहाँ पर हर्बीवोरस एनिमल्स भी हैं, यहाँ पर कार्निवोरस एनिमल्स भी हैं। इस तरीके के जो ये रेप्टाइल्स हैं, क्रोकोडाइल्स और आपके लिजर्ड्स, या फिर कुछ ऐसे मैमल्स जैसे राइनोसरस, हिप्पोपोटामस, ये भी हैं। फिर कुछ और बर्ड्स, स्नेक्स, बटरफ्लाइज, इंसेक्ट्स, ये सब चीज़ें हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरे के पूरे जो मतलब रीजन है उसमें एनिमल्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा पाए जा रहे हैं। अब इसके बाद क्या लिखा है कि इन मैनी पार्ट्स ऑफ ईस्ट एंड साउथ अफ्रीका, ईस्ट अफ्रीका और साउथ अफ्रीका के बहुत सारे पार्ट्स में नेशनल पार्क जो है वो बनाए गए हैं, विच कंट्रोल द किलिंग ऑफ एनिमल्स। और नेशनल पार्क बनाए गए हैं तो वहाँ पर क्या कर रहे हैं कि एनिमल्स की किलिंग को, उनके मारने को जो है वहाँ पर कंट्रोल किया जा रहा है, उसके ऊपर नियंत्रण लगाया जा रहा है। दिस इज अ नेसेसिटी इफ मैनी ऑफ द रेयर स्पीशीज ऑफ एनिमल्स आर टू बी प्रिजर्व एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम वेंटन शूटिंग। और ये नेशनल पार्क वगैरह बनाना, इनका कंजर्वेशन करना जो है वो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ज़रूरी भी है, नेसेसिटी बन गई है। क्यों? क्योंकि अगर इस तरीके के रेयर स्पीशीज़ को बचाना है ना, और उनको लोगों के शिकार होने से, या जो लोगों की शूटिंग वगैरह करने की आदत है, जो उनको शिकार करने की आदत है, उससे अगर बचाना है तो उसके लिए नेशनल पार्क वगैरह जो है बनाने ही पड़ेंगे। इन केनिया देयर आर लार्ज होटल्स एंड व्यूइंग टावर्स बिल्ट इन द हार्ट ऑफ द सवानाज विद स्पेशल ट्रांसपोर्ट अरेंजमेंट्स टू ब्रिंग टूरिस्ट इन टू सी द एनिमल्स इन देयर नेचुरल सेटिंग्स। यानी कि केनिया में इस तरीके के बहुत सारे होटल्स और व्यूइंग टावर्स बने हुए हैं सवाना के बीचों बीच में, और उनके पास कुछ ट्रांसपोर्ट अरेंजमेंट वगैरह भी है जिससे वो टूरिस्ट वगैरह जो है ये एनिमल्स को देखने जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा एनिमल सफारी या जंगल सफारी जिसको बोलते हैं, उस तरह की चीज़ है। दिस इज अ प्रोग्रेसिव स्टेप मेड इन कंजर्विंग एनिमल लाइफ ऑफ द सवाना एंड शुड बी एनकरेज्ड। तो ये एक प्रोग्रेसिव स्टेप है जो कि एनिमल लाइफ को कंजर्व करने के लिए लिया जा रहा है, और इसको जो है और ज़्यादा एनकरेज किया जाना चाहिए। आई होप ये चीज़ जो है यहाँ पर कि कौन कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं और क्या है वो आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद बात करेंगे ह्यूमन लाइफ की। अभी तक हमने वेजिटेशन देख ली, हमने एनिमल्स देख लिया, अब हम बात करेंगे कि यहाँ पर ह्यूमन लाइफ कैसी है। अब अगर हम ह्यूमन लाइफ की बात करें तो विद इन दी सवाना लैंड्स ऑफ द ट्रॉपिक्स लिव मैनी डिफरेंट ट्राइब्स हु आर आइदर कैटल पेस्टोरलिस्ट लाइक द मसाई ऑफ द ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू और सेटल्ड कल्टिवेटर्स लाइक दी होसा ऑफ द नॉर्दर्न नाइजीरिया। तो यहाँ पर दो ट्राइब्स के नाम आपको दिए हुए हैं और उनका दो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक भी दिया हुआ है। एक तो कैटल पेस्टोरलिस्ट है। कैटल पेस्टोरलिस्ट मतलब जो अपने पशुओं को लेकर क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं, है ना। और ये है आपके ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू की मसाई ट्राइब। और दूसरी एक ट्राइब है जो है सेटल्ड कल्टिवेटर, यानी कि वो एक जगह पर ही रह के अपनी खेती वगैरह करते हैं, ये है नॉर्दर्न नाइजीरिया की हौसा ट्राइब। अब इन दोनों के बारे में ही जो है हम अलग अलग यहाँ पर देखेंगे। तो यही लिखा है कि वी शैल एग्जामिन द लाइफ ऑफ दीज टू ग्रुप्स ऑफ पीपल मोर क्लोजली एंड सी हाउ दे अडेप्ट देमसेल्व्स टू द सवाना एनवायरनमेंट। यानी कि इन लोगों की लाइफ के बारे में अब हम थोड़ा सा और ज़्यादा नज़दीकी से, क्लोज तरीके से देखेंगे, और ये देखेंगे कि कैसे इन्होंने सवाना एनवायरनमेंट के साथ क्या किया है, अपने को अडेप्ट किया है। तो सबसे पहले अगर हम पहली ट्राइब की बात कर लें, दैट इज द मसाई, जो कैटल पेस्टोरलिस्ट है, इनके बारे में। ये मसाई जो है एक प्रकार की नोमैडिक ट्राइब है। नोमैडिक ट्राइब क्या होती है? हु वंस वेंडर्ड विद देयर हर्ड्स ऑफ कैटल इन द सेंट्रल हाईलैंड्स ऑफ ईस्ट अफ्रीका इन केनिया, तंजानिया एंड युगांडा। यानी कि ये क्या करते थे, अपना जो पशु होते थे, पशुओं के झुंड के साथ ये एक जगह से दूसरी जगह क्या करते थे, घूमते रहते थे। नोमैडिक ट्राइब्स यही होती है ना, जो बंजारे होते हैं वो यही काम करते हैं। और कहाँ पर घूमते थे ये? ईस्ट अफ्रीका में। ईस्ट अफ्रीका में केनिया, तंजानिया, युगांडा, इन जगहों पर। एट द हाइट ऑफ देयर पावर इन द मिड 19th सेंचुरी दे नंबर्ड अबाउट 50,000। यानी कि जब इनकी पावर वगैरह बहुत ज़्यादा हुआ करती थी तो उस समय लगभग हम कहें कि 19th सेंचुरी के मध्य में इनकी संख्या हुआ करती थी 50,000 के आसपास। लेकिन आज की अगर हम बात करें तो आफ्टर अ सेंचुरीज ट्राइबल क्लैश, इनके बीच में भी अब क्या होगा कि पूरी की पूरी ट्राइब है, उसमें भी छोटे छोटे ग्रुप्स बनेंगे, तो उसमें भी आपस में लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, है ना, क्लैश होंगे। साथ ही साथ एपिडेमिक्स आएंगे,
मतलब एपिडेमिक्स जो आए हैं उसकी वजह से या नेचुरल डेथ होगी, तो इनका जो नंबर है वो बहुत ज़्यादा क्या हो गया है, ग्रेटली रिड्यूस्ड हो गया। यानी कि पहले 50,000 के आसपास हुआ करते थे, आज जो है ये सिर्फ 15,000 स्क्वायर माइल्स ऑफ मसाई रिजर्व इन केनिया और तंजानिया तक ही ये कन्फाइन हो गए हैं, सीमित हो गए हैं। Their old grazing grounds in the Kenyan highlands were taken over first by the immigrant white settlers for plantation agriculture, coffee, tea, cotton के लिए and dairy farming, and later after independence by the African farmers। यानी कि इनकी, क्योंकि पहले क्या होता था कि इनकी संख्या ज़्यादा थी, है ना, तो संख्या इनकी ज़्यादा होगी तो इनके पशु भी ज़्यादा होंगे, इनके कैटल भी ज़्यादा होंगे, तो ये जब घूमते थे, जब ग्रेजिंग कराते थे अपने एनिमल्स को, तो इनको ज़्यादा जगह की ज़रूरत पड़ती होगी। अब जैसे जैसे क्या हुआ है कि इनका संख्या कम होती चली गई है, तो इन्होंने जगह छोड़नी शुरू करी, मतलब ये कम जगह में आके रहने लग गए हैं, है ना, सिर्फ 15,000 स्क्वायर माइल तक ही सीमित रह गए हैं। तो जो इन्होंने पहले जमीन यूज करी थी, जो अब ये यूज नहीं करते, वहां पर क्या हुआ है कि वाइट सेटलर्स यानी कि बाहर से जो है और लोग आए हैं और उन्होंने यहाँ पर प्लांटेशन एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया है, कॉफी, टी, कॉटन, इन सब का, है ना, और साथ ही साथ डेयरी फार्मिंग भी वो यहाँ पर अब कर रहे हैं। और जब फिर आज़ाद हो जाता है देश, तो उस समय फिर वहां पर अफ्रीकन फार्मर्स जो हैं वो भी आने लगे। मतलब जिस समय कॉलोनाइजेशन का पीरियड था, तो उस समय जो यूरोपियंस वगैरह आए, उन्होंने यहाँ पर इस तरीके की चीज़ें करी, प्लांटेशन एग्रीकल्चर, डेयरी फार्मिंग वगैरह, और जब बाद में आज़ादी इनको मिल गई, तो वहां पर फिर अफ्रीकन फार्मर्स ने वो जगह ले ली। दे नाउ ऑक्यूपाई द लेस फेवर्ड एरिया ऑफ सवाना इन विच आर ग्रेज्ड समथिंग लाइक 1 million कैटल एंड परहैप्स ट्वाइस एज मेनी एज शीप एंड गोट्स। तो यानी कि आज की डेट में ये सवाना के ऐसे एरिया में है जो लेस फेवर्ड है, यानी कि जिसको बहुत ज़्यादा फेवर नहीं किया जाता है, और वहाँ पर मिलियन कैटल यानी कि बहुत ज़्यादा संख्या में इनके कैटल्स वगैरह हैं, और उससे भी ज़्यादा, कैटल्स मतलब क्या है, जो आपकी गाय वगैरह होती है, दे आर कैटल्स, और उससे भी ज़्यादा जो है वहाँ पर है शीप एंड गोट। इसके बाद लोअर स्लोप्स में अगर हम बात करते हैं, ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू के लोअर स्लोप की अगर हम बात करें, जहाँ पर रेनफॉल बहुत कम है, कितनी, 20 इंच के आसपास, और जहाँ पर बहुत लंबे समय तक क्या रहता है, सूखा रहता है, ड्रॉट रहता है, तो ग्रास सेल्डम रीचेस अ फुट हाई। तो वहां पर जो घास है उसकी हाइट 1 फुट तक भी नहीं पहुंचती, और वो घास जो है वो न्यूट्रिशियस भी नहीं है, यानी कि उसमें कोई भी पोषण तत्व भी नहीं है। और व्हेन देयर इज अ ड्राउट, जिस समय सूखा पड़ता है, तो मसाई जो है वो कहाँ चले जाते हैं, वो ऊपर की तरफ चले जाते हैं, हायर और कूलर प्लेट्यू रीजन्स में, इन विच देयर हर्ड्स कैन ग्रेज ऑन द बेटर पास्चर्स। क्योंकि अब ऑब्वियस ही बात है कि अगर घास वगैरह नहीं होगी तो उनके इतने सारे जो कैटल वगैरह हैं वो खाएंगे क्या, तो वो बेटर पास्चर्स की तलाश में जो है एक तरीके से ऊपर की तरफ को चले जाते हैं। और ये चीज़ें जो है हमने इंडियन ज्योग्राफी में भी पढ़ी है। इस टर्म को बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, दिस टर्म इज नोन एज ट्रांस ह्यूमन, है ना, ट्रांस ह्यूमन इसको बोला जाता है कि वो नीचे रहते हैं, जिस समय गर्मी होती है तो वो ऊपर की तरफ चले जाते हैं, जिस समय सर्दी होती है तो नीचे की तरफ को आ जाते हैं। यही चीज़ यहाँ पर लिखी गई है। ये बनाते हैं सर्कुलर हट्स विद स्टिक्स, बुशेस एंड मड्स फॉर टेम्परेरी शेल्टर, क्योंकि इन्होंने देखिए परमानेंट तो रहना नहीं है ना, जहाँ पर इनको ग्रेजिंग करने के लिए, इनके कैटल वगैरह के ग्रेज करने के लिए फील्ड मिलेगा, ये वहीं पर जाएंगे, तो ये स्टिक्स, बुशेस और मड से अपना टेम्परेरी एक शेल्टर बनाते हैं। कैटल को जो है एक स्पेशल एनक्लोजर में रखा जाता है रात में, एंड आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम अटैक बाय द वाइल्ड एनिमल्स बाय अ स्ट्रॉन्ग फेंस। जो कैटल वगैरह है उसको रात को एक स्पेशल एनक्लोजर में रखा जाता है, और उसको जंगली जानवरों के अटैक से बचाने के लिए स्ट्रॉन्ग फेंस यानी कि तार बाड़ वगैरह जो है वो भी लगाई जाती है। अब जो कैटल मसाई के द्वारा रखी जाती है, दैट इज नोन एज अ जेबू कैटल। जेबू कैटल जो है वो, उसमें हम्प्स होते हैं, हम्प्स मतलब उसके पीठ में, जैसे आपने ऊंट देखा है ना, ऊंट के पीठ में एक हम्प होता है, उस तरीके का हम्प होता है, और लॉन्ग हॉर्न्स यानी कि उसके जो सींग वगैरह होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं। दे आर ट्रीटेड विद ग्रेट रिस्पेक्ट एंड अफेक्शन एंड आर नेवर स्लॉटर्ड फॉर फूड और फॉर सेल। और उसको जो है ये लोग काफ़ी ज़्यादा क्या करते हैं, रिस्पेक्ट, आदर भाव से रखते हैं, अफेक्शन से रखते हैं, और कभी भी उसको स्लॉटर नहीं करते, मतलब उसको मारते नहीं है, मीट वगैरह के लिए या बेचने के लिए उसको मारते नहीं है। जो बीफ है ये कंज्यूम कब करते हैं, व्हेन दे डाई अ नेचुरल डेथ फ्रॉम ओल्ड एज और डिजीज। अब ये कैटल जो है ये भी कभी ना कभी तो मरेगा, है ना, या तो ये अपनी ओल्ड एज की वजह से मर जाए या फिर किसी बीमारी की वजह से मर जाए, तब ये उसका बीफ कंज्यूम करते हैं, अदरवाइज बीफ के लिए ये उसको मारते नहीं है। दे आर नेवर यूज्ड एज ड्रॉट एनिमल्स एंड आर केप्ट एंटायरली फॉर द सप्लाई ऑफ मिल्क एंड ब्लड। ड्रॉट एनिमल्स मतलब होता है कि जो खेत वगैरह में हल वगैरह चलाने के लिए यूज़ करते हैं या कुछ सामान वगैरह ढोने के लिए यूज़ करते हैं, तो ड्रॉट एनिमल्स की तरह ये जेबू कैटल को कभी भी यूज़ नहीं करते। और दूसरी बात है कि जेबू कैटल का यूज़ करते हैं ये किसके लिए, मिल्क के लिए और
ब्लड के लिए। अब ये मिल्क तो आपको समझ में आ रहा होगा, जैसे गाय होती है, गाय दूध देती है ना। ये ब्लड का क्या कंसेप्ट है, अभी देखते हैं। ब्लड का कंसेप्ट भी यहाँ पर दिया हुआ है। मिल्किंग इज डन बाय विमेन बिफोर डे ब्रेक एंड एट डस्क। मिल्किंग मतलब जो उसका दूध निकालना होता है ना, जो दूध दोहना होता है, वो या तो सुबह के समय होगा, यानी कि जिस समय उजाला नहीं हुआ है, डे ब्रेक मतलब डॉन का जो समय होता है, और या फिर कब होगा, डस्क के समय में, यानी कि जिस समय शाम हो रही होगी उस समय। द यील्ड इज एक्सट्रीमली लो बाय एनी स्टैंडर्ड एंड यूजुअली नॉट मोर देन 2 pints आर ऑब्टेन्ड एट अ सिंगल मिल्किंग। जो यील्ड है वो बहुत कम होती है, जो दूध इनका निकलता है वो बहुत कम है, और 2 pint से ज़्यादा नहीं मिलेगा। एक बार जिस समय दूध दोया जा रहा है उस समय 2 pint से ज़्यादा नहीं मिलेगा। पाइंट आप लगभग मान सकते हैं कि आधे लीटर को बोल सकते हैं, दैट इज अ पाइंट। अभी जो मिल्क है दैट इज ड्रंक आइदर फ्रेश और सार। अब इसका जो दूध है वो या तो फ्रेश जिस समय निकाला हो उस समय पी सकते हैं, या फिर आप उसको थोड़े समय रख दे तो वो कैसा हो जाएगा, सार हो जाएगा, खट्टा हो जाएगा, उसके बाद भी इसको पी सकते हैं। लेकिन दूध से चीज बनाना जो है वो मसाई ट्राइब को नहीं आता, तो चीज मेकिंग इज स्टिल नॉट नोन टू द मसाई। अब उसके बाद ब्लड का क्या है, देखिए, ब्लड फ्रॉम बोथ बुल्स एंड काउज इज ड्रंक। जो खून है वो ये पीते हैं। अब ये खून को कैसे पीते हैं, क्योंकि मैंने बताया ऊपर में मारते तो है नहीं, तो खून को कैसे पीते हैं ये देखिए। इसका भी यहाँ पर तरीका दिखा है कि दिस इज ऑब्टेन्ड बाय टाइंग अ लेदर कॉर्ड अराउंड द नेक ऑफ एन एनिमल अंटिल द वेन्स स्वेल। यानी कि ये उसके गर्दन पर एक लेदर का पट्टा बांधते हैं, है ना, एक लेदर की कॉर्ड या लेदर का पट्टा बांधते हैं। अब अगर आप मतलब ये चीज़ आपने अगर कभी खुद फील करी होगी कि अगर आप किसी चीज़ को अपने हाथ पर या कहीं पर अगर बहुत टाइट से बांधते हैं तो जो नसें होती हैं वो थोड़ा सा फूल जाती हैं, वो बाहर आने लग जाती हैं। तो उसी तरीके की चीज़ यहाँ पर ये करते हैं कि उसके गले में पट्टा बांधते हैं और इतनी तेज़ी से टाइट बांधते हैं कि उसकी जो वेन्स हैं वो क्या हो जाती हैं, स्वेल कर जाती है, उसकी नसें जो है थोड़ा सा फूल जाती हैं। फिर उसके बाद ये क्या करते हैं, वेन इज देन पंक्चर्ड बाय अ स्मॉल एरो हेड एंड द ब्लड गशेज आउट एंड इज कलेक्टेड एंड ड्रंक फ्रेश और क्लॉटेड। तो फिर उसमें एक तरीके से ये कुछ मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि कुछ नुकीली चीज चुबाते हैं। अब कहीं पर भी अब नसों में अगर आप थोड़ा सा भी नुकीली चीज कुछ चुबाएंगे, कुछ पिन वगैरह जैसी भी चीज भी होगी, तो उससे क्या होगा, ब्लड में तो बहुत ज्यादा फ्लो होता है, प्रेशर होता है, तो वो तुरंत बाहर की तरफ को आएगा, है ना, तो गशेज आउट। और फिर ये उसको कलेक्ट करते हैं और या तो उसको ये फ्रेश पीते हैं, है ना, उसका खून पीते हैं, और या फिर बाद में जब वो खून जम जाता है, क्लॉटेड हो जाता है, तब उसको ये पीते हैं। ये चीज़ें आप लोगों को सुनने में देखने में थोड़ा सा अजीब लग रही होगी, बट ये ट्राइबल कम्युनिटीज जो होती है वहाँ पर इस तरीके की चीज़ें होती हैं, है ना, वो खून वगैरह को ऐसे यूज़ करते हैं। कैटल जो है दे आर केप्ट बाय एवरी मसाई फैमिली। हर फैमिली में जो है, हर मसाई फैमिली में कैटल जरूर मिलेगा। दे आर कंसिडर्ड फार मोर वैल्यूएबल देन एनीथिंग एल्स एंड आर सिंबल्स ऑफ वेल्थ। और ये जो चीज़ है वो और किसी भी चीज़ के मुकाबले और सबसे ज़्यादा क्या मानी जाती है, वैल्यूएबल या मूल्यवान मानी जाती है। और जितने ज़्यादा कैटल जिसके पास होंगे वो उतना बड़ा ही वहाँ पर वेल्दी या रिच पर्सन माना जाएगा, क्योंकि इसको एक सिंबल ऑफ वेल्थ माना जाता है। रिचेस्ट मैन जो होगा दैट हैज़ द लार्जेस्ट हर्ड्स ऑफ द कैटल लीविंग असाइड द शिप एंड गोड्स विच टू द मसाई ट्राइब्स आर ऑफ लिटिल सिग्निफिकेंस। यानी कि रिचेस्ट मैन कौन होगा, सबसे अमीर आदमी वो होगा जिसके पास कैटल का सबसे बड़ा झुंड है ना। उसमें ये शीप और गोट को काउंट नहीं करते, मतलब जो टोटल नंबर निकाल रहे हैं, लार्जेस्ट हर्ड की बात कर रहे हैं, वो सिर्फ कैटल का है, शीप और गोट का नहीं है, क्योंकि उसको ये बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस या महत्वपूर्ण नहीं समझते हैं। कैटल जो है दे आर यूज्ड इन पेमेंट फॉर वाइफ्स। अब ये क्या चीज है, ये पेमेंट फॉर वाइफ्स का मतलब है कि जैसे आपने एक नॉर्मल देखा होगा कि डाउरी सिस्टम होता है, दहेज प्रथा होती है, तो उसमें क्या होता है कि जब लड़की की शादी होती है तो वो दहेज देती है, मतलब वो अपने साथ दहेज लेके आती है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो आदमी है, जो इनके मेल है, वो शादी जब करते हैं तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि वो बीवी खरीद रहे हैं, मतलब वो एक से ज्यादा शादी भी कर सकते हैं और कैटल्स को वो एज सच बदले में देंगे। समझ पाए आप कि वो एक तरीके से बीवी खरीद रहे हैं और उसके लिए बदले में पेमेंट दे रहे हैं वो कैटल्स के रूप में। एंड व्हेन द फादर ऑफ द फैमिली डाइज, और जब किसी परिवार का जो मुखिया या जो पिता होता है जब वो मर जाता है तो उसकी माँ क्या करती है कि उसका जो भी लाइव स्टॉक है वो उसको बच्चों के बीच में और सन्स के बीच में, स्पेसिफिकली जो परिवार के लड़के होते हैं उनके बीच में उसको बांट देती है। मसाई जो है दे विल नॉट स्लॉटर द कैटल फॉर फूड, है ना, ये चीज़ फिर से यहाँ पर रिपीट की गई है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मसाई जो है वो कैटल को फूड के लिए कभी भी मारते नहीं है, स्लॉटर नहीं करते हैं, तो इसलिए अब वो खाएंगे क्या। सो फ्रॉम द एग्रीकल्चरल ट्राइब्स सच एज द किकुयू ऑफ केनिया दे ऑब्टेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मिलेट, बनानास, ग्राउंडनट एंड वेजिटेबल्स। तो वहाँ की जो एक
एग्रीकल्चरल ट्राइब है केनिया की, दैट इज किकुयू, ये उनसे कुछ खाने पीने की चीज़ें जैसे मिलेट, बनाना, ग्राउंडनट, वेजिटेबल्स ये ले लेते हैं। अब बिकॉज द नंबर ऑफ कैटल इज मोर इंपॉर्टेंट टू अ मसाई देन देयर क्वालिटी, है ना, मसाई का जो ये फैमिली है, जो परिवार है या इनकी जो ट्राइब है, उसमें कैटल की क्वालिटी इंपॉर्टेंट नहीं है, कैटल का नंबर इंपॉर्टेंट है। जितने ज्यादा कैटल होंगे उतना ज्यादा वो उनको एक वेल्थ स्टेटस दे रहा है। द मसाई विल नॉट विलिंगली सेल देयर कैटल, तो वो अपनी कैटल को बेचेंगे नहीं, यानी कि अगर उनकी कैटल मान लीजिए किसी काम की नहीं भी रही, बीमार हो गई या कुछ भी है, लेकिन वो उसको बेचेंगे नहीं, क्योंकि उनका फोकस जो है वो नंबर पर है। सो द लार्ज एरिया ऑफ लैंड विच दे ऑक्यूपाई इन ईस्ट अफ्रीका इज नॉट यूज्ड प्रॉफिटेबली। अब वही बात है कि अगर मान लीजिए कैटल कुछ काम आ रही है तो उससे तो फिर वो मतलब कुछ चीज कर भी सकते हैं, दूध वगैरह है या कुछ भी है कर सकते हैं, लेकिन कैटल ऐसी है कि वो किसी काम तो आ नहीं रही है ना, लेकिन कैटल है तो वो जगह तो कंज्यूम करेगी। तो इसलिए ईस्ट अफ्रीका जो इनका रीजन है जहां पर ये मसाई ट्राइब रहती है, उसका बहुत बड़ा ऐसा एरिया है जिसको प्रॉफिटेबली यूज नहीं किया जा रहा है। ग्रेट एफर्ट्स आर बीइंग मेड टू गेट द मसाई टू केयर फॉर देयर एनिमल्स प्रॉपरली एंड रेज देम फॉर सेल, कीपिंग ओनली एज मेनी एनिमल्स एज द पास्चर कैन सपोर्ट। तो इस तरीके के बहुत सारे कदम उठाए भी गए हैं जिसमें मसाई लोगों को ये समझाया जा रहा है कि वो अपने एनिमल्स की कैसे प्रॉपर तरीके से केयर कर सकते हैं और उनको वो सेल के लिए मतलब बेचने के लिए भी जो है मतलब बड़ा कर सकते हैं। और उनको ये भी एक चीज़ बोली गई है कि आप उतने ही एनिमल अपने पास रखें जितने आपके पास जितनी ज़मीन है, जहाँ पर आप इनको चारा वगैरह खिलाते हैं, जहाँ से ये घास वगैरह खाते हैं, वो ज़मीन जितने एनिमल्स को सपोर्ट कर सकती है आप उतने ही जो एनिमल्स हैं वो रखें, एक्स्ट्रा एनिमल्स ना रखें। मैनी मसाई आर रिस्पॉन्डिंग टू मॉडर्न टेक्निक्स, मतलब बहुत सारे अब मसाई ट्राइब्स के लोग ऐसे हैं जो इन बातों को समझ रहे हैं, इन टेक्निक्स का यूज़ कर रहे हैं, बट मेजॉरिटी स्टबनली कंटिन्यू इन देयर ओल्ड वेज। लेकिन काफ़ी सारे जो पुराने हैं वो अभी भी अपनी पुराने विचारधारा में ही हैं और अपनी बात पर अड़े हुए हैं। अमंगस्ट मोस्ट ऑफ द अदर अफ्रीकन ट्राइब्स पेस्टोरलिज्म एग्जिस्ट साइड बाय साइड विद एग्रीकल्चर। तो अफ्रीकन ट्राइब जो है, इसमें तो सिर्फ हमने एक की बात करी, और भी ज्यादा अफ्रीकन ट्राइब्स हैं, तो उसमें क्या है कि एग्रीकल्चर तो चल ही रहा है, उसके साथ साथ ये पेस्टोरलिज्म जो है, जो कैटल वगैरह ये चराने वाला जो काम है वो भी साथ साथ चल रहा है। तो इस पार्ट को हम लोग इतना ही रखते हैं। इस पार्ट में हम लोगों ने ये देखा कि एनिमल लाइफ कैसी है सवाना रीजन की, है ना, और साथ ही साथ हमने एक ट्राइब के बारे में भी पढ़ा, दैट इज द मसाई ट्राइब, और वो किस तरीके से कैटल्स वगैरह का यूज़ करते हैं और क्या सब चीज़ें हैं वो हमने देखी। और वो हमने देखा कि एक तरीके से क्या है, कैटल पेस्टोरलिस्ट है जो अपने पशुओं के साथ एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। अब हमें एक दूसरी जो ट्राइब है उसके बारे में बात करनी है, दैट इज़ दी हौसा ट्राइब, जो कि सेटल्ड कल्टीवेटर है, यानी कि जो एक जगह पर रह के ही कल्टीवेशन वगैरह करते हैं, एग्रीकल्चर वगैरह करते हैं। तो उसके बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स, प्रॉस्पेक्ट्स और डेवलपमेंट ऑफ द सवाना के बारे में बात करेंगे जो वहाँ पर चीज़ें चल रही है, उसको हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। और अगले लेक्चर में मोस्ट प्रोबेबली हमारा जो ये चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो कंटेंट रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमारा टेलीग्राम का ग्रुप ओकुल जीएस यूपीएससी डिस्कशन फोरम, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप इसको टेलीग्राम में सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं और अपने जो भी डाउट्स, जो भी क्वेरीज हैं वो आप हमसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। फुल कोर्स में अगर आप एनरोल करना चाहें तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, उसके थ्रू भी आप कर सकते हैं। कोर्स को एक्सेस करने में, परचेस करने में कोई भी अगर तकलीफ आती है तो टेक्निकल क्वेरी के लिए आप हमारी ओकुल हेल्प डेस्क की ईमेल आईडी support@okul.co पे हम पर से संपर्क कर सकते हैं, या फिर आप हमसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन या ट्विटर के थ्रू भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। प्लीज डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।